कर पाएगी और हमें रिक्वायर्ड सॉर्ट आउट करने में हेल्प होती है। सबसे ज्यादा ये किसमें काम करती है, ये जैसे कि सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है। ये सब क्या है, सब के सब पैसेज ब्लॉकेज की वजह से या फिर स्वेलिंग की वजह से क्या है, ये सब डिजीज क्रिएट होती है। सबसे ज्यादा ये हम पढ़ते हैं कि ये कौन सी डिसीज में, सबसे ज्यादा क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज या फिर ये है सीओपीडी। सबसे ज्यादा आज के टाइम में देखा जाए तो क्लिनिक में सबसे ज्यादा पेशेंट किस चीज के देखने को मिलते हैं, सीओपीडी के मिलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके अंदर क्या आती है, एम्फाइसीमा आती है, ब्रोंकाइटिस आती है। एम्फाइसीमा क्या है, तो आज के टाइम में ये लगाइए तो 90% केसेस एंजाइटी के कौन से आते हैं, स्मोकिंग पेशेंट्स आते हैं। अब स्मोकिंग पेशेंट्स में क्या होता है, जो भी उनके ब्रोंकाई होते हैं, जो भी ब्रोंकियल्स होते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, स्पूटम हो जाता है, या फिर ये लगा लीजिए वहां पे कोई भी इंफेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो इससे क्या है, एम्फाइसीमा डिसीज क्रिएट होते हैं, उनसे क्या है, एम्फाइसीमा की वजह से वहां की जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्रोंकियल्स में एयर का पैसेज नहीं हो पाता। अब ट्रैकियल से हम जो भी एयर हम लेते हैं वो ब्रोंकियल्स में जाती है, ब्रोंकियल्स से क्या है, लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाती है, और जितनी ज्यादा हम एयर अंदर लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रही है और जो एयर है वहाँ स्वेलिंग हो रही है या पूरे की एक्युमुलेशन हो रही है, एयर ब्लड में नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी तो क्या क्या देखने को मिलता है, साइनोसिस देखने को मिलती है। साइनोसिस में क्या होते हैं, हमारे फिंगर्स का कलर ब्लू हो जाना या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जानी। अगर हमारे पूरी लंग से ऑक्सीजन आई, ब्लड में गई, ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ गई, हार्ट के पास गई, हार्ट से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जो है ट्रांसफर हो जाती है। अब क्या है कि हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्रेन के सोलर होएंगी हमारे लोअर लिम्ब पे, यानी कि हमारे पैरों में टांगों में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा, साइनोसिस होगी, हमारी फिंगर्स का कलर ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। अब अगर हमें इन प्रॉब्लम से बचना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हम ऑक्सीजन की ही सप्लाई पूरी करते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी पूरी बॉडी में गुजारती है, उसको पूरा करते हैं। अब वो वैसी पूरी होगी कि हम जो हमारी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रखी थी, वहाँ स्वेलिंग हो रखी थी या फिर स्पूटम की एक्युमुलेशन हो रखी थी, म्यूकस आ रखा है, तो अगर हमने खोल दिया था तो हमारे पूरे लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में चली जाएगी। अब वो जाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें सिद्धोपन का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो भी ब्रोंकोडायलेशन है वो होगी। और एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे अंदर जो म्यूकस होता है जिसे हम आम भाषा में बलिगम कहते हैं, उसे क्या करता है, कट करता है। अब वो बलिगम जो हमारे अंदर है उसे कट करेगा, जिस वजह से क्या होता है, वो जो म्यूकस बड़ा सा बांटता ही हमारे इसमें बन जाती है, उसे क्या तो वो छोड़ के हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा और एज अ खांसी के तौर पे उसे बाहर निकालेगा। अगर हमारी लंग्स से हमारे स्पूटम बाहर आ जाता है ना, तो हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लगा लीजिए 90% तक रोका जा सकता है। तो ये जो कीटोपन है, इसमें क्या है, मेनली क्लाविकुलर और हर्निश दोनों का मिक्सचर तैयार किया गया है, जिसमें हमने अभी जाना था कि आयुर्वेद में क्या कीटोप्लाज्म को बताया गया था, लेकिन उससे भी लेने में ना बहुत प्रॉब्लम आ गई। और अगर अब हम किसी को बोलते हैं ना कि आप कीटोप्लाज्म करो, उसे पानी में मिक्स करके तो कहेगा इतना लंबा प्रोसीजर है, तो वही करेगा। लेकिन बीएसएफ ने उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने क्या किया, कीटोप्लाज्म और हनी दोनों को मिक्स करके बहुत ही अच्छा इसमें जो है ये तैयार किया है। ये ऐसा सिरप तैयार किया जिसमें चिकन और हनी दोनों का मिक्सचर है, यानी हमें हनी को मिक्स करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसमें चिकन लेके आने के लिए, और ना ही ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इसे क्या लेना है, ऐसे बोतल खोली, निकाला और छोड़ दिया और ये सब सिर्फ आसान सा। सबसे पहले कौन से किसमें डिसीज में काम आता है, तो ये आगे अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा को क्या डिसीज होती है, अस्थमा एक ड्राई कफ के तौर पे रात के टाइम ज्यादा एक एपिसोड के तौर पे आती है। तो ज्यादातर अस्थमा के पेशेंट्स का देखने को मिलेंगे रात के 2 बजे उन्हें क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्राई कफ होगा। अब
ये लगाइए कि अस्थमा में क्या दिक्कत होती है, रात के टाइम होता है, इस वक्त होता है, और इस टाइम अगर आप खुद ही सोचिए, रात के एक दो बजे आप किस हॉस्पिटल में जाओगे पेशेंट को लेकर, नहीं जा सकते ना। तो एक सिंपल सा ये है कि अगर किसी को अस्थमा का पेशेंट है, उससे क्या देंगे आप, अस्थमा के पेशेंट को उसकी सांस लेने की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या लेना है, सिकोप्लाटिन लो, एक स्पून सिकोप्लाटिन लो और ले लो। तो उसके अस्थमा के जो एपिसोड आते हैं ना अटैक, उससे भी बचाया जा सकता है। तो ये लगा लीजिए कि ये अगर घर पे है तो किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। और क्योंकि आज के टाइम में ना 90% केसेस ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ही देखने को मिलते हैं। मेनली जो प्रॉब्लम है ना, और चेस्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया हो गया, और निमोनिया हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गई, सारे ज्यादातर पेशेंट्स ना इसी चीज के देखने को मिलते हैं। तो ये जो एकदम की सफर है ना, ये एक तरह से ना डॉक्टर के लिए भी रामबाण है, या फिर ये लगा लीजिए कि हर किसी के घर में ना ये तो होना ही चाहिए। अब देखा जाए ना तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ना हर किसी को कफ तो कोट पर ही निकलता है। अब गेहूं कट रही है, गेहूं कटती है तो क्या होता है, उसको भूसा उड़ रहा होता है, तो उससे क्या हर किसी को प्रॉब्लम होगी ही, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। या फिर मार्च के महीने में ज्यादातर क्या है, कफ कोल्ड होता ही है। तो इसमें क्या हमारा कफ तो कुपित हो रहा होता है, तो कुपित वाला कार्य चल रहा होता है, वसंत ऋतु चल रही होती है। तो इसलिए क्या है, अगर उस टाइम हम क्या करेंगे, घर में 4 मेंबर है तो सबको होगी ये प्रॉब्लम, क्या सभी के सभी हॉस्पिटल जाएंगे, नहीं जाते ना। पहले क्या करते हैं, वो अपने आप ही कुछ गर्म पानी लेके या फिर ऐसे कुछ ट्रीटमेंट लेंगे घर पे ही, चाय पी लेंगे या ऐसे चीजें गर्म पानी से, तो इस टाइप से कर करके ना अपने डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्या है, एक का डेली क्या लेना है। मार्च के अप्रैल के महीने में तो ये कंपल्सरी ही होना चाहिए कि आप इसे लें, क्योंकि इसमें क्या बचत तो जरूरी होती है, कब सबको बहुत होता है। इसके अलावा अब क्या है कि जो ये है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रोंकियल है ना, उससे सूजन क्रिएट हो जाती है हमारी ट्राइकिया में, हमारे ब्रोंकियल्स में ना जो है सूजन क्रिएट हो जाएगी। अब सूजन के बाद एक पैसेज है, उसमें स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग में क्या होती है कि एयर का पैसेज, तो जो एयर फ्लो है ना वो कम होगा। अब एयर फ्लो कम होगा तो हमें पता है कि तो वही ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है, ब्रोंकियल्स को खोलने का काम कर रही है। अब वहां पे सूजन है, लेकिन ये क्या कर रही है, उस पैसेज को खोलने का काम करेगी। अब पैसेज खुल जाएगा तो एयर का फ्लो अच्छा हो पाएगा। यानी ये एक तरह से ब्रोंकाइटिस डिसीज में भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा अब ये तो हो गया हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जो कि रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम है, उसमें हमें देखा कि ट्यूबरक्लोसिस को ना आयुर्वेद में राजिक क्षमा भी कहा है। ये क्या है, हम अब राजिक क्षमा में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और क्या ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हमें कैसे देखने को मिलते हैं, बिना सूखे हुए से या इस टाइप से हमें पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का क्या जस्ट एकदम ऐसी कभी क्लियर होगा कि सुस्ती नहीं पेशेंट और मास नहीं होगा, इस टाइप के हमें पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये भी क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो उसमें भी हम क्या दे सकते हैं, एक्सन सिटोपन दे सकते हैं। एक्सन सिटोपन के अगर इंग्रेडिएंट्स पे देखें ना, तो बिल्कुल हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हर एक इंग्रेडिएंट दिए जा सकते हैं। हनी हो गया, हनी का गुण क्या है, तो वृक्ष है, वो क्या करता है, कफ को बाहर निकालने का काम करता है। त्रिकटु में क्या आता है, पीपली आती है, मरीच यानी काली मिर्च आती है, सौंफ आती है, चितोपलादी है, बसा है, हरिद्रा है, तुलसी है, ये सब क्या है हमारे सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ऐड किए जाते हैं। ये तो है इसके रेस्पिरेटरी। अब इसको यूज हम सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में नहीं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं ना, वो हमारी ये लगा के पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अब किसी में इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन क्या होता है, किसी की जो अग्नि है वो मंद है। अब किसी की अग्नि मंद होगी तो खाना हम खा रहे हैं, वो खाना पचेगा नहीं, यानी कि हमारी जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो नहीं हो रही। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, हम खाना खा रहे हैं लेकिन खाना पच नहीं, कुछ और खाना खाया वो पच नहीं रहा है, वो बड़ा बड़ा क्या होता है, सड़ने लग जाएगा, पेट में ही खाना जो है वो सड़ने लग जाएगा। इससे क्या होता है, आम नोश क्या होता है,
कि हम खाना खा रहे हैं, अल्सर रोग हो जाता है। अल्सर यानी वो खाना आलसी के रूप में पड़ा रहता है। अल्सर रोग आयुर्वेद में एक टर्म अल्सर रोग आता है, उसमें क्या है कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा और वहाँ बड़ा बड़ा चल रहा है, जिससे क्या है रोग उत्पन्न हो गए। इससे अब इस प्रॉब्लम में हम क्या देख सकते हैं, हम चित्तोप्लाजी या चित्तोपन देख सकते हैं। चित्तोपन क्या करता है, इसके अंदर त्रिकर्तु है। त्रिकर्तु में क्या है, पीपी बड़ी कफों। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट ना, ये तीन इंग्रेडिएंट ऐसे हैं वो ना हमारी अग्नि को तीव्र करने में हेल्प करते हैं। यानी कि हमारी डाइजेस्टिव रिफ्रैक्टिव जो हमारे सिक्रेशन है, एचसीएल का सिक्रेशन होगा, पाइल का सिक्रेशन होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन होता है, उन सबको बढ़ाने का काम करेगा। अब वो जो प्रॉब्लम थी ना कि हमारा सिक्रेशन नहीं हो रहा तो खाना पड़ता, अब वो खाना क्या है वो पचना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगी हमें भूख लगनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए ना, इसमें भी लिखा भी हुआ है कि हर्बल कफ रेमेडी, यानी कि एक कप में तो है लेकिन साथ ही साथ हम इसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी यूज कर सकते हैं कि किसी को क्या है आम दोष हो रहा है, उसका खाना नहीं पच रहा, या फिर उसे ये लगा एनोरेक्सिया है। एनोरेक्सिया क्या होता है, खाने में एलर्जी होना, यानी कि उसे भूख नहीं लग रहा। अब उसे भूख नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी, जिससे गैस्ट्रिक नहीं आ गई, थोड़ा सा भी खाते हैं मेरा तो पेट भर गया, उसकी जो खाने की वो है ना कि उसको भूख भी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही, गैस्ट्रिफिकेशन नहीं हो रही। वो थोड़ा खाते हैं तो भी क्या है उनका पेट भर जाता है, थोड़ा खाएंगे पेट भरेगा, इसका मतलब ये नहीं कि गैस्ट्रिफिकेशन नहीं हो रही। अब ये क्या करेगा कि उसके सिक्रेशंस को बढ़ाएगा, पीपी हो गया, अमरीक हो गया, सो तीनों के तीनों क्या हमारे अग्नि दीपन का कार्य करते हैं। एक और क्या हमारे सिक्रेशंस को बढ़ाएंगे, सिक्रेशंस बढ़ाएंगे तो बंदे को क्या लगेगा, वो जो व्यक्ति है उसे क्या लगेगा, भूख ज्यादा लगेगी, भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा और खाना खाएगा तो उसके शरीर को लगेगा भी। अब एनोरेक्सिया में क्या है, एनोरेक्सिया की अगर वो भी देखा जाए ना तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी को होते हैं, कि या तो उसका अचानक वेट गेन हो रहा है या अचानक वेट लूज हो रहा है। तो ये क्या है, एनोरेक्सिया के सिम्टम्स है, तो उनसे भी हमें बचाने में ये हेल्प करता है। तो डेट्स चितोपन के बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये इसमें लिखा भी है कि हेल्थी फास्ट रिलीफ, और दूसरी बात ये कि नो ड्रोजीनेस। अब जितने भी मार्केट में आते हैं ना, जितने भी कफ सिरप आते हैं, सब में क्या है, हम बचपन से सुनता है कि उसने खांसी की दवाई ली वो तो सो ही गए हैं, यानी ये लगा लो कि उस व्यक्ति को ना कफ सिरप लेने के बाद नींद आती है। हमने घर पे भी बहुत बार सुना है कि कफ सिरप ले लिया नींद आती है, ऐसा चक्कर से आ रहा, मेरी नशा सा हो गया है, कफ सिरप लेने के बाद मैक्सिमम लोग सोते हैं। लेकिन रिएक्शन में जो सिटोप्लाज्मी यानी सिटोप्लाज्मी प्लस हनी वाला जो सिरप है, सिटोपन सिरप है ना, इसमें इन्होंने साफ लिखा कि नो ड्रोजीनेस, यानी कि इसमें इसको लेने के बाद ना कोई भी जो ड्रोजीनेस यानी नींद आना या चक्कर से आना इस टाइप से नहीं होता। तो ये भी एक बेनिफिट है कि एक तो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सही हो रही है और ऊपर से क्या कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरली तरीके से बनाया गया। और बचपन से सुनता है आयुर्वेदा में कि सिटोप्लाज्मी चूर्ण ले लो, सिटोप्लाज्मी चूर्ण हमने खुद बहुत खाया सिटोप्लाज्मी चूर्ण, लेकिन उसको लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसे अपने लिए 3 से 6 ग्राम रखना होता है, उसके बाद उसमें हनी का एक सिरप, एक हनी का चार करना पड़ता है और उसे उंगली पे फेर के ऐसे रखना पड़ता है, कितना काम करता है कि वो क्या प्रॉपर डायलेटर की तरह, यानी कि हमारी जो कफ है ना उसको नरम कर, हमारी जो ये है तो ट्रैकिया है उसे नरम करने का काम करता है। तो इसमें क्या है कि बहुत लंबा थोड़ा प्रोसेस होगा, तो उसे लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ज्यादातर अगर हम किसी को बोले ना कि आप सिटोप्लाज्मी लो और हनी के साथ करके लो, तो भी सोचेगा यार इतना लंबा प्रोसेस कौन ये कर रहा है, सिटोप्लाज्मी ना ही लो। लेकिन इसी का एक सोल्यूशन आया है कि आप रिएक्शन का सिटोपन ले सकते हैं। इसमें क्या कि हनी और सिटोप्लाज्मी दोनों मिक्स है, तो इसे लेने में इजी रहता है और साथ ही रेस्पिरेटरी के साथ साथ हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी हेल्प हुई है। अब ये तो एक प्रोडक्ट हो, इसके अलावा रिएक्शन में और कौन सा प्रोडक्ट है, एक आती है रिएक्शन ब्लैक स्पाइसी टी। ब्लैक स्पाइसी टी बहुत ही अच्छी रहती है और उसमें क्या है कि आपको गर्म पानी लेना है, फटाफट क्या है फटाफट बन जाती है। तो इसका एक बेनिफिट तो ये है कि वो फटाफट बन जाती है। क्या करना है, एक पाउच लेना, तेज गर्म पानी कप में डालना, उसके अंदर पाउच एक बोले ना फटाफट एक स्पून मारा और पी लो। और उसका इतना ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके अंदर भी क्या है, जिंजर है और ब्लैक पेपर है, ये सब क्या है कि हमारे कफ को कम करने में हेल्प करते हैं। एक तो ये हो गया, तो जो हमारी ब्लैक स्पाइसी टी होगी
बहुत ही, और ऊपर से ना वो टेस्टी भी बहुत है। अगर किसी को कफ कोल्ड नहीं है ना तो अभी मुझसे तो ले ही सकते। सर्दियों में तो मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ तो क्या करती थी कि रात को भी ठंड लगती थी ना, तो क्या करती थी, ब्लैक स्पाइसी टी का एक पाउच लिया, उसे कप में खोला, उसके बाद उसमें से तेज गरम केटल में गर्म पानी करके तेज गरम पानी उस कप के अंदर डाल दिया और उसे मिक्स करके पी लो। तो उससे क्या है, सर्दियों में ना ठंड नहीं लगती कि उसे पीने के बाद क्या थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है, पसीना भी आने शुरू हो जाता था। तो ये सब उससे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कप होल्ड में अगर देखा जाए तो और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर स्टीम लेने को कहा जाता है तो मार्केट में बहुत सारे स्टीम लेने की स्टीमर्स आते हैं या उनकी मेडिसिन आती है। तो उनसे क्या है कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है ना, उसकी लत लग जाती है। लेकिन डीएक्सएल में एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसके आप स्टीम भी ले सकते हैं, वो है हमारा टूथपेस्ट। क्या करता है, जैसे हम पानी केटल में या फिर जिसमें भी आप स्टीमर में करना है, और उस पानी में क्या डालना है, थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल है, थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके उसकी स्टीम लेने से भी क्या है कि जितना भी कफ कोल्ड है वो हमारा कम होता है। और स्टीम तो वैसे भी सर्दियों में कहा जाता है कि आप लो तो आपके लिए अच्छा रहता है। स्टीम तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस टाइप से ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को कफ कोल्ड है ना तो हम ये कहते हैं कि उसे ना ठंडी चीजें भी दें, ज्यादा खट्टी चीजें भी दें। लेकिन एक आती है इसमें लेमन। अब लेमन जी क्या है कि अगर आप उसे गर्म पानी में दे रहे हो ना किसी को, बेशक उसमें लेमन है लेकिन फिर भी ना अगर आप उसे कप कोल्ड में भी दे रहे हो ना तो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। वो क्या करता है, गर्म होता है तो हमारे जो कफ है ना उसे भी निकालने में हेल्प करता है। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो सिर्फ इन्हीं का ही यूज करके हम काफी चीजों से सॉर्ट आउट, हमारी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आती है हमारी टू इन वन कॉफी, टेस्टन की टू इन वन कॉफी, जिसमें क्या है, एक तो कॉफी है, डार्क कॉफी। डार्क कॉफी क्या है, अब डार्क कॉफी का ना एक बेनिफिट मैं बता दूं, मैं हॉस्टल में क्या करती हूँ तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉफी है। तो उससे को क्या है, पानी में पीते हैं रात को, तो उससे पीने के बाद ना आपको अगर आपको सोने का मन कर रहा है तो आप उसे पी कर ना एकदम सो रहा, किसी से बात ना करो, फोन ना चलाओ, 5 मिनट में आपको, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको 10 मिनट के अंदर ना, 5 से 10 मिनट के अंदर इतनी गहरी नींद आएगी ना, सच में। ब्लैक कॉफी पीने के बाद कोई सो भी अच्छी वाली गहरी नींद। और अगर आपको जागना है ना रात को, जैसे कि देखा कि अगर पढ़ना है रात को तो आपको उसके लिए जागना पड़ेगा, तो रात को अगर किसी को जागना भी है ना तो उस कॉफी को पियो, उसके बाद आप पढ़ने बैठो, 5 से 10 मिनट में या तो आप सोओगे तो आपको नींद ही आएगी, और अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आप काम करोगे ना, यानी कि वो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। टू इन वन कॉफी। और दूसरा क्या है कि अगर किसी को कफ कोल्ड है ना तो उसमें भी आप इसे दे सकते हो, टू इन वन कॉफी, कफ कोल्ड में भी चलेगी। टू इन वन कॉफी हमारी, अगर किसी को नींद लानी है, और ऊपर से क्या है वो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है।